वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मेरा घर मेरी जन्नत। घर रहिए, महदूद रहिए। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और वर्दा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले, कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया मार्केट्स को खोलने का, छोटे कारोबारी तबके को खोलने का, उसको रिलीफ देने का, उसके क्या असरात पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब इस हाफ में हम कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें कि लोग जिस तरीके से इसको अभी तक गैर संजीदगी का मुजाहरा करना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद जो केसेस की तादाद है वो सिर्फ छोटे शहरों में नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद वर्दा बढ़ती जा रही है। बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक यार हमने ये भी देखा कि लोगों ने कहा कि देही इलाकों में फिर थोड़ी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन अर्बन एरियाज में, बड़े शहरों में सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। लोग बिल्कुल जो है एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, वॉयलेट कर रहे हैं, जिसका नुकसान यकीनन हो सकता है। हमने आपको ये भी बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 50 अफराद जहाँ बाहक हुए हैं पाकिस्तान भर में। मौजूदा सिचुएशन क्या है, कहां पर जाते हुए इसको माहिरीन देख रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट कहां पर देख रहे हैं। इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़हीम ज़िया साहब, डीएचओ हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पीटीवी न्यूज़ को वक्त दिया। सर, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 50 अमवात का होना कोविड-19 की वजह से, कैसे देख रहे हैं? क्या सूरत हाल पीक की जानिब जा रही है? क्या कुछ दिनों में सूरत हाल इससे भी खराब हो सकती है? क्या बताएंगे? देखिए, अभी जो सूरत हाल हमें जो नजर आ रही है, अगर हम ये उठा के देखें कि इस्लामाबाद की ही सिचुएशन को देख लें, हमने पिछले 2-2.5 महीनों में इसकी जो प्रोग्रेस है उसको क्लोज मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के थ्रू हमने उसको कर्टेल किया हुआ है। इशू इस बात का है कि अब जब ये दो हिस्से हैं इसको जिस तरह से हम देख रहे हैं। एक तो बात ये कि जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आप लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और प्रिवेंटिव मेजर्स को देखते हुए आप अपना कारोबार करें और अपने बिजनेस चलाएं। जो दूसरी तरफ जो लोग हैं, मतलब अवाम जो है, वो इसको बिल्कुल ही गैर संजीदगी से ले रही है। और जो कि मैं अभी भी मैं एक विजिट पे था और मैंने देखा कि जिस तरह से लोग जो है, मतलब जिस गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहिरा कर रहे हैं, उसकी वजह से ये डिजीज की जो फैलने का ट्रेंड है वो बहुत बढ़ेगा। दूसरी बात जो है, लास्ट 3-4 दिनों में हमने एक ट्रेंड देखा है कि अब इस्लामाबाद की जो रिगरस जो सर्वेलेंस सिस्टम है, उसकी जो टेस्ट पॉजिटिव जो आ रहे हैं वो डेली के 104-105 हमारे पास कंफर्म केसेस आ रहे हैं, जो आज से एक हफ्ते पहले तक 36-40 मैक्सिमम जाता था। और वो भी इस तरह से कि पूरे जो यूनिफॉर्म तरीके से जो हमारी सर्वेलेंस होती थी, हर गांव में, हर कस्बे में, हर यूनियन काउंसिल में। तो इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि केस स्टडी। तो डॉक्टर साहब, अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है, अगर इस्लामाबाद में सिचुएशन ये है कि डबल की बजाय हम ट्रिपल एक तरह से देख रहे हैं कि अगर 30-35 केसेस थे और अब 100+ पे वो रेशो जा रही है, तो खुदा न खास्ता इससे तो फिर हमें ये लग रहा है कि हालत तशवीशनाक होगी। अब जब रमजान के ईद के बाद दोबारा से टेस्ट होंगे, क्योंकि लोग जिस तरह से मार्केट्स में निकल रहे हैं बगैर हिफाजती तदाबीर के, और जिस तरह से एक मैसिव किस्म का रश हम वहां पर देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं लोगों का, तो ये तो सूरत हाल फिर मजीद गंभीर हो जाएगी हमारे लिए। इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं समझते? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें 2 हिस्से हैं, मैंने पहले भी कहा। एक तो हिस्सा ये है कि तमाम मसलहतों को मद्देनजर रखते हुए या मजबूरियों को या फिर जो ग्रेटर इंटरेस्ट को देखते हुए लोगों को इस बात की इजाजत देना कि आप लोग बिल्कुल आप अपना कारोबार भी चलाएं, काम भी चलाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो रवैया है लोगों का वो बहुत मैटर करता है। और मेरे ख्याल में लोगों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि शायद वो खुद शायद इतना इसका असर उनके ऊपर इतना ज्यादा ना हो, लेकिन इसकी वजह से जो अमवात बढ़ रही है, ये आपके जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग वो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इम्पैक्ट कर रहा है। और आपने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन जो रेट है इसका वो बहुत बढ़ गया। पर डे हमारा जो डायग्नोसिस है वो बढ़ गया और हैंस पर डे डेथ्स बढ़ने लग गए। तो मेरे ख्याल में ये लोगों को इस बात का बहुत ख्याल करना चाहिए कि वो कोरोना को बहुत इजी ले रहे हैं। और ये मतलब हमने बार बार तंबीह भी की है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टेलीविजन, थ्रू ऑल द चैनल्स,
लोग इसके ऊपर SOPs फॉलो नहीं कर रहे ज्यादा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि बार बार तंबीह की जा रही है। हम PTV न्यूज पर भी यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि लोगों तक आगाही पहुंचाएं, जितना ज्यादा हम लोगों को एजुकेट कर सकें इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर ज़हीम, ये भी बताएगा कि अभी जैसे कि ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, ईद का मौका है, लोग अपने घरों को जाएंगे, फिर वहां से वापस आएंगे अपने काम की वजह से, क्योंकि इस्लामाबाद परदेशियों का शहर है, मेजरली से यही कहा जाता है। क्या तैयारी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, किस तरीके से कोप करेंगे? यकीनन सूरत हाल खराब होगी, स्प्रेड होगा, अगर उनको नहीं है तो वो वहां से ला सकते हैं या यहाँ से ले जाकर देही इलाकों में या अपने दूसरे इलाकों तक जो है इसको फैला सकते हैं। तैयारी क्या है आप लोगों की? देखिए, चैलेंजेस तो पूरी दुनिया में आए, वो पाकिस्तान में भी है, ठीक है। रिसोर्सेज के चैलेंजेस हो या फिर बहुत सारे रवैयों के चैलेंजेस हो, लेकिन अभी तक जिस तरह से फेडरल मिनिस्ट्री नेशनल हेल्थ सर्विसेज की अंडर द गाइडेंस हमने और जितने भी हमारे मुख्तलिफ रीजन्स हैं और प्रोविंसेस हैं, उन्होंने जिस तरह से इसके ऊपर काम किया है, मेरे ख्याल में ये बहुत काबिल फख्र बात थी कि अभी तक तो ये उस हद से नहीं बढ़ा जिस हद से बढ़ना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस खतरे को जो है ना वो आसान तरीके से देखा जाए। तो दूसरी बात यह है कि जब ये लोगों की मूवमेंट होगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ट्रेनों में सफर करेंगे। हमारी वो दरखास्त ये है कि लोगों को कि इवन ट्रैवल भी करें, काम भी करें, बाहर भी जाएं, शॉपिंग भी करें, भले करें, लेकिन कुछ SOPs हैं। बस ज्यादा जमघट्टों में नहीं, अपना डिस्टेंस का ख्याल करते हुए, मास्क ग्लव्स के साथ, सैनिटाइजर का यूज करते हुए, गैर जरूरी बाहर ना निकलना। मेरे ख्याल में ये चीजें जब तक फॉलो नहीं करेंगे, अकेले जो हुकूमती एहलकार होते हैं वो एक हिस्से का जिम्मेदार होते हैं, लेकिन लोग जो है ना दूसरे हिस्से का जिम्मेदार होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कतरगामी की माजरत चाहूंगा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जाहिर है बाजारों में जिस तरीके से शॉपिंग की जा रही है, रश है लोगों का, एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो लोग हमें देख रहे हैं, फरमाइएगा कि आपने ग्लव्स भी पहने हैं, आप मास्क भी यूज कर रहे हैं और आप जब शॉपिंग करने गए हैं तो क्या इज इट पॉसिबल कि जो कपड़े आप खरीद रहे हैं या जो जूते आप खरीद रहे हैं या जो ज्वेलरी आइटम आप खरीद रहे हैं, इनसे भी ये वायरस स्प्रेड होकर आपके घर तक आ सकता है या आपको लग सकता है? देखिए, इसके ना कुछ जाहिर सी बात है, अगर किसी डायग्नोज पेशेंट ने हाथ लगाया तो फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है। लेकिन इसके लिए फिर कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितना है और उसका जो लोड कितना है, और तीसरी बात यह है कि जो बंदा है जाती, उसकी मतलब इतनी अदरवाइज इम्यूनिटी कितनी है, तमाम चीजें होती है। लेकिन इसका जवाब यह है कि बिल्कुल फैल सकता है। किसी ने अगर कोई डायग्नोज बंदा अगर उसी चेयर पे बैठा हो, चेयर के उनको हाथ लगाया हो, बंदा जो है फिर उसको हाथ लगा के नाक, कान और मुंह पे हाथ लगा दे, तो मेरे ख्याल में दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल वेज ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएगा, एक ये भी लोगों में, क्योंकि जो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का मामला वहां पर भी चल रहा होता है, ये कहा जा रहा है, ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो इसके कैरियर बहुत कम होते हैं, अगर उनको लग भी जाए तो वो इसके स्प्रेड करने में उनका किरदार नहीं होता। जो अभी तक इस्लामाबाद में आपके सामने केसेस आप देख रहे हैं, बच्चों की कितनी बड़ी तादाद है उसमें? ये बच्चों की तादाद है इसमें। देखें, वायरस का डायग्नोज होना, देखें एक तो होता है इन्फेक्ट होना, दूसरा होता है उसके सिम्टम्स को जाहिर करना। शायद सिम्टोमेटिक इतने नहीं हुए, लेकिन वो कैरियर जरूर है, और वो चूंकि वायरस है तो वायरस किसी से किसी को भी लग सकता है और किसी को अपना होस्ट भी बना सकता है। शायद सिम्टम्स आए ना आए, लेकिन वो कैरियर जरूर बन सकते हैं। और ये हकीकत है उस उम्र के लोगों के लिए जो जवान हो, और वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, में भी सिम्टम्स ना आ रहे हो, लेकिन वो बहुत सारा स्प्रेड का बाइस बन सकते हैं। अच्छा, वफाकी दारुल-हुकूमत में डॉक्टर साहब तादाद क्या है, मतलब रेशो क्या है? अगर हम एज ब्रैकेट देखते हैं तो कौन सी एज आपको ज्यादा मुतासर नजर आ रही है यहाँ पे इस्लामाबाद की, अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो? देखिए, ये एक ट्रेंड है। एक तो अगर मर्दों और औरतों का मुआवजा किया जाए तो 70% मर्द हजरात इन्फेक्ट हो रहे हैं और 30% खवातीन इन्फेक्ट हो रही है। और जो मर्दों के अंदर जो एज लिमिट वो है, वो 31 से लेकर 45 साल तक की उम्र की बहुत बड़ी तादाद है, वो इन्फेक्टेड है इसमें। डॉक्टर, ये तो फिर उसी की नफी हो गई कि जो कह रहे थे कि नौजवान इससे मुतासर नहीं होंगे, और अब जो आप एज ब्रैकेट बता रहे हैं 31 to 45, ये तो वो तमाम हमारा नौजवान तबका ही है जो अपने आप को शायद इसी गलत फहमी का शिकार था कि नहीं हमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतर है। नहीं, बिल्कुल ये गलत तासुर है।
और क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि जब हम ये स्टेटिस्टिक्स कोट कर रहे हैं तो ये प्योरली हमारे अपने जनरेटेड डेटा है। हम किसी के डेटा के ऊपर रिलाई कर रहे थे तो हमें शक भी होता, लेकिन ये अपने हम DHO ऑफिस के अपने स्टेटिस्टिक्स है जिनकी बुनियाद के ऊपर हमने ये एनालिसिस ड्रॉ किए, और तकरीबन जो है इसमें 30 से 40% जो लोग जो डायग्नोज हैं वो यही लोग हैं और इसी एज ब्रैकेट के लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, आप DHO हैं इस्लामाबाद से, पंजाब से खबर आई थी कि घरों में फैसिलिटी दी जाएगी या एरिया वाइज फैसिलिटी दे दी जाएगी टेस्टिंग के हवाले से, क्योंकि लोग जब बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं तो वहां से भी कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या कोई कोशिश की जा रही है, इस पर कोई काम आप लोग कर रहे हैं? दूसरा ये कि ईद के बाद जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, तो टेस्टिंग कैपेसिटी को भी कितना बढ़ाया जा रहा है, इस पर भी बताइएगा। देखिए, ये जो बात हो रही है अभी पंजाब में कि वो टेस्टिंग का जो है वो घर में, इस्लामाबाद के अंदर हमने पिछले 2 महीनों से हम होम टू होम टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। और हम एक खास तबके को देखते हैं कि जो कि पॉजिटिव पेशेंट के साथ राब्ते में रहा हो या फिर बाहर से ट्रेवल करके आया हो या कोई इस तरह की सिम्टोमेटिक हो, जो हमारी सर्वेलेंस टीम है फील्ड के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दे। तो ये जो है हमने अभी तक कोई 4,500 के करीब टेस्ट हमने इस्लामाबाद के देही इलाकों में और जो बड़े एरियाज हैं वहाँ के अंदर हमने रन किए हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग नताइज निकल आ रहे हैं कि किस तरह से यूनिफॉर्म तरीके से टेस्टिंग हो रही है, चाहे वो जोन सा भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, अर्बन हो या रूरल हो, हमने कोई इस तरह की इसमें वो नहीं देखी। लेकिन ये कि ये जो तरीका है घर घर जाके टेस्ट करने का, आप जरा रैंडम वो भी इन्वेस्टिगेशन भी करके देखें तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास आपकी टीमें आई हैं, हमारा सैंपल लेके गई, और 4,500 के करीब हमने सैंपल लिए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें फिर एक और चीज़ जो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, अभी तो सिचुएशन ये है कि केसेस क्योंकि आपके कंट्रोल में है, हम ओवरऑल भी अगर बात करते हैं तो आप एक उसको ट्रैक करते हैं कि अगर इस शख्स को ये कोरोना हुआ है तो ये कहाँ गया था, किससे मिला था और किस किस शख्स से मिलने के बाद इसको ये केस हुआ है। बट आफ्टर ईद जब हम बात कर रहे हैं तो जो लोग मार्केट्स के अंदर गए, उन्होंने वहाँ पर जाके खरीदारी की, तो ये और मुश्किल और चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा कि उस चीज़ को आपने उसका पूरा ट्रैक देखना कि वो कहाँ कहाँ गया था और किस किस से मिला था, ये तो और ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें अभी भी आप देखें जो लोकल ट्रांसलेशन के अंदर जितना चैलेंज आता है कॉन्टेक्ट को ट्रेस करते हुए, और हमारी जो टीमें हैं हमारी जो टीमें हैं वो कंटिन्यूसली ऑन द फील्ड है, वो आज भी और ईद के दिन भी फील्ड के ऊपर ही होंगे और वो कॉन्टेक्ट ट्रेस कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ा इशू आ सकता है ईद के बाद कि जब ये लोग अवाम जो है इसको फॉलो नहीं करेंगे SOP को, और जब ये उन रवैयों को इख्तियार करेंगे कि जिससे कोरोना के फैलने में मदद मिलेगी, उसके बाद जो हमारी टीमें या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं उनको काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा इन टर्म्स के बहुत सारे लोग, अगर एक ट्रेन में बंदा चला गया या फिर किसी और में चला गया, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि SOPs को फॉलो कराना बहुत जरूरी है, और SOPs फॉलो कराने से ज्यादा जो अहम है वो SOPs फॉलो करना अहम है। बिल्कुल जिम्मेदारी आवाम के ऊपर ही आ जाती है। डॉक्टर मोहम्मद ज़हीम ज़ियाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, DHO इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। और फिर नाज़रीन, बात यही की जा रही है कि आप सबको जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा, इसका कैरियर नहीं बनना है, और कोई नहीं जानता कि वो इस वायरस का कैरियर है या नहीं, तो इसलिए अपने आप को महदूद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप में अलामात ज़ाहिर हों तो उसी वक्त जो है आप इसके ऊपर अमल दरामद शुरू करें। और एज ब्रैकेट की जहाँ पर बात हम अयाज कर रहे थे, तो हमारे यहाँ जो एज ब्रैकेट इसका ज़्यादा शिकार हो रही है वो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, जो समझते हैं कि शायद उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अपने आप को एक्सपोज भी कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज जो है यकसर जो है मुस्तरद हो गया ये तासुर। बिल्कुल, और मैं उन तमाम अपने नौजवान साथियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि हम जिस तरह पहले हम आम भी दोस्तों के साथ जब बैठे होते तो यही गुफ्तगू जो है वर्दा हो रही होती थी कि यार हम लोग जो है वो इससे सेव रहेंगे और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेहतर होगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये मर्ज आपको लाहक हो जाता है तो इतना भी इसको आसान ना लीजिए, क्योंकि इसका वाहिद हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। पाकिस्तान में अभी तक होने वाली जितनी भी हलाकतों की तादाद है उनमें जो एज ब्रैकेट हम देख रहे हैं वो भी 31 से 45 यानी कि 31 से 45
40 साल की उम्र जो है वो लोग हैं। लिहाजा इस बात को इतना भी गैर संजीदा मत लें जितना हम लोग समझ रहे हैं कि शायद नौजवान हजरात जो हैं वो इससे बच जाएंगे। नाज़रीन, मईशत के हवाले से कुछ मजीद बात भी करेंगे कि पाकिस्तान में जो मईशत है उसको आइंदा आने वाले दिनों में किन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत जो मुराद दे रही है, जो रिलीफ दे रही है, वो कितना सपोर्टिंग साबित होगा आइंदा आने वाले दिनों के लिए, और हमें प्रायोरिटीज सेट करने में किस किस शोबे को ज्यादा जो है हाईलाइट करके उस पर मेहनत करने की जरूरत है और पाकिस्तान रेवेन्यू उससे जनरेट कर सकता है। इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद, बहुत शुक्रिया पीटीवी न्यूज को वक्त देने के लिए। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि हुकूमत की जानिब से कारोबारी तबके को एसएमईज के लिए जो रिलीफ दिया गया है बिजली के बिलों की मद में या टैक्सेशन के हवाले से अगर हम बात करें, दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने कर्जों का मामला जो है वो भी आसान कर दिया छोटे कारोबारी तबके के लिए, या वो लोग जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी है वो अपना ये तमाम सर्कल जो है वो जारी रख सके। क्या कहेंगे, ये कैसे फैसले साबित हुए हैं अभी तक पाकिस्तान की मईशत के लिए? देखिए, बात ये थी कि पहले तो हुकूमत ने जो तरजीहात की बात की, जो आपने खुद भी अभी गुफ्तगू में की, तो पहले मरहले में तो हमारी जो तरजीह हुकूमत की है, सूबाई हुकूमत की थी और इदारों की थी, वो तो यही थी कि जो बीमारी को फैलने से रोका जाए, जिसका आपने अभी बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, और दूसरा ये था कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से या सनती तजारती सरगर्मियाँ खराब होने से, उनकी नकद भी मदद इमदाद की जाए और उनको राशन वगैरह भी फराहम किया जाए। ये चीजें तो बुनियादी अहमियत 30 जून तक चलेंगी, लेकिन अब हमें ये भी सोचना होगा कि जो बजट हमारा जून में आने वाला है, जो 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा, उसमें जो हमारी तरजीहात होंगी उसमें पहले नंबर तो ये होगा कि चूंकि मईशतों को दुनिया भर की नुकसान पहुंचा है और शायद हमारी साल मंथली 0.5 हो जाए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने एक हमें बोझ डाला है तो हल भी हमारे पास है। तो पहली तरजीह तो ये होगी कि सितंबर से हम अपनी मईशत को जो है वो प्लस में ले आए। दूसरी जो असल चीज है ये है कि तालीम, सेहत, रोजगार की फरहमी, ये बुनियादी चीजें होंगी कि नाख्वानगी कम हो। अब नई तरजीह दुनिया भर में आ गई है, वो ये है कि मईशत की शरह-नमू काफी नहीं होती, बल्कि ऐसी शरह-नमू होनी चाहिए जिससे नाख्वानगी का खात्मा हो, इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात हो, लोगों को रोजगार मिले, फीकस आमदनी में इजाफा हो, गरीब और अमीर का फर्क कम हो और मेयार जिंदगी बेहतर हो। हुकूमत इन्हीं चीजों पर लेके चल रही है। तो पहला चीज तो आपने देखा कि हमने नकद इमदाद दी थी और उसमें शायद अगर इजाफा, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, अगर इजाफा करना पड़ता है 200-300-400 अरब रुपया गरीब के लिए, तो आप नोट छाप के उनको दे दीजिए, हमारी मईशत उसको संभाल लेगी। पहली चीज तो ये है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा नोट छाप के दे दिए, तो नोट छापने के बाद तो आप नहीं समझते मईशत पे बोझ हम मजीद डाल लेंगे अपनी? देखिए, बात ये थी कि अभी हमें जाने बचाना है लोगों की, वो हमारी तरजीह है। यही हमारे मजहब ने भी सिखाया है कि अभी तो लोगों को जान बचाना है। यही कौम जो है, यही जो लोग हैं, यही इस मैशियत को आगे ले जाएंगे। मैं अभी आपको हल बता दूंगा। मैं थ्योरी में बात करने पे बिलीव नहीं करता। देखिए, अब मेरी ख्वाहिश ये है कि अभी बजट में एक चीज की तैयारी कर लें, वो आपके सवाल का जवाब है। देखिए, मुल्क में मैं ये चाहता हूँ, देखिए प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, मैकेनिक है, छोटा किसान है, हाउस वाइफ है, मैं ये चाहता हूं कि आप इनको 1 लाख 2 लाख तक के कर्जे दें कि वो अपना रिस्क फराहम करें। ये जो करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और भी और होंगे, तो उनमें सारा निजी शोबे में अभी इतनी तेजी नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया में बरामदात अभी तेजी से नहीं बढ़ेंगी। ना हमारी इंपोर्ट्स भी कम होंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम होगी, यूरोप की भी कम हो रही है जिनसे हम मंगाते हैं। तो अब वो जो सनती शोबा हमारा है, बरामदी शोबा, वो रोजगार इतने नहीं दे पाएगा। तो मैं अब ये तरजीह करता हूँ कि देखिए, हमने 700 अरब रुपया जो है अभी तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दे दिया, तो लोग तो फकीर के फकीर रहे ना। अब हम ये चाहते हैं कि जो इस्लाम ने हमें सिखाया है कि ज़कात का पैसा हो या जो इमदाद है, उसको आप रिस्क की फराहमी से मुंसलिक कर दें। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो एहसास प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर साहब का, आप उससे 50 लाख रुपए जो देने थे उसको आप अलग करिए। और उसके बाद मिसाल दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पर एक घरेलू खातून है या एक प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन है, वो कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए में मेरा कारोबार सेट हो जाएगा, मेरे हाथ में अल्लाह मैंने हुनर दिया है, तो मैं अपनी रोजी कमाऊंगा, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अगर आप उसको 1.5 लाख रुपए बैंक से दिलाते हैं, तो बैंक ये कहता है जी आपका अपना पैसा कितना है, 50,000 आपका भी होना चाहिए, गारंटी आपको देनी पड़ती है। बिल्कुल नहीं, तो आप उसको एहसास प्रोग्राम में बेनजीर से जो पैसा है 50 लाख रुपए वहां से आप दे दें, 1.5 लाख रुपए आपने कर्जा दे दिया, तो 2 लाख रुपए में एक खानदान, एक फैमिली रोजगार से लग गई। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहूंगा, आपकी तजवीज बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या हमारी मईशत इस वक्त इस काबिल है कि हम ऐसे लोगों को मजीद पैसे दे सके? 144 अरब तो ऑलरेडी दे चुके हैं हम। ये जो कर्जे देंगे ये बैंक देंगे, तजारती बैंक देंगे,
अभी आपने खुद ही कहा कि हुकूमत SMEs के लिए लेकर आई है, तो मैं ही चाहता हूँ कि सबसे पहले SME में तो मीडियम एंटरप्राइजेस भी आ जाते हैं जो 5 करोड़ भी ले सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, हमारा छोटा मुल्क नहीं है। असल में हमने अपने अभी तक कौम को ये नहीं बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 अरब रुपए लोगों ने बैंकों में रखे हुए हैं और 8,000 अरब रुपए के कर्जे हमने दिए हैं। तो अगर हम 200 अरब रुपए निकाल लेते हैं 8,000 में से, नए नए जो दे रहे हैं उनको दे करोड़ लाखों लोगों को, तो यही लोग आपको रोजगार देंगे। और ये पूरा रिसर्च करके बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसको कोई इनकार नहीं करता, ये बैंक खर्चे देंगे, हुकूमत नहीं देगी। हमारे जो बैंक हैं ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फरोग के हवाले से, उनको स्ट्रेंथन करने के हवाले से। थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जों का बोझ है यकीनन वो बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक है, IMF है, दीगर इदारे हैं। क्या समझते हैं इस कोविड-19 के बाद क्या कुछ वहां से भी अच्छी खबर हमें सुनाई देगी कि कर्जों की माफी का कोई ऐलान किया जाएगा? IMF की जो शराइत हैं वो बड़ी कड़ी शराइत हैं, क्या उसके ऊपर हमें उसी तरह से जैसे कि नॉर्मल हालात में हम अमल दरामद करते, उसके हवाले से कहेगा कि वहां से भी कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं कर्जों की माफी को अच्छी खबर नहीं समझता, हमको बेकाबी नहीं है। और मैं आपको ये भी यकीन दिला रहा हूँ कि अभी हमारे कर्जे माफ नहीं करेंगे। अच्छा, वो मोहलत देंगे, लेकिन हमारे अंदर सख्त है। हम देखिए, मैं बताऊं, 20 अरब डॉलर तो हमें समंदर पार पाकिस्तानी भेज रहे हैं। मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं, मैंने ये देखा कि 2002 में आप चले जाएं तो हम लोग 18% बचाया करते थे अपने GDP का, आज हम 4% बचा रहे हैं। हिंदुस्तान 30% बचा रहा है, तो 6,000 अरब रुपए तो हम कम वसूल कर रहे हैं बचतों में, इसलिए कि बैंक जो हैं वो खातेदारों को मुनाफा नहीं दे रहे। तो अब मैं ये चाहता हूं कि देखिए, दुनिया बदलेगी, हम भी बदलेंगे। आप इस यकीन के साथ हमें चलना है। मैं थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने सारी उम्र इस मुल्क में और यूरोप में गुजारी है। हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। अभी मैं नेवल चीफ का बयान पढ़ रहा था कि अगर हमें सरमाया दिया जाए तो मैं GDP को दुगना कर सकता हूँ। मैंने एक हुकूमत बना के दी थी कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर 5 गुना बढ़ सकता है अगर हम सिर्फ बीज, खाद और पानी की फराहमी करें। अब आपने सोचा कि अगर ये 5 गुना बढ़ता है तो 12 करोड़ लोगों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझें कि पुरानी जो बजट की तरीके से, वो पुराना था कि इसको मराद दे दें, इसको राइट ऑफ कर दें, ये खत्म करें। दुनिया आपको मोहलत देगी कि आप अपने कर्जे आज वापस ना करें, आप लोग 1 साल के बाद वापस कर दें। IMF ने मुझे 1.4 अरब डॉलर नकद दे दिया है। आलमी बैंक नकद कर्जे देने के लिए तैयार है, तो कर्जे देंगे। इस कर्जे से आप अपनी मोहलत से फायदा उठा के अपने मुल्क को लाएं, क्योंकि इस वक्त हमारी जो हालत है, मैं आपको बताऊं, बुरा मानने की बात नहीं है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान से हमारी शरह नमू कम थी कोरोना से पहले। अब इस हुकूमत ने जो अच्छी पॉलिसियां बना रहे हैं और मजीद बनाए, तो हम इस काबिल हैं कि दुनिया से कर्जे जो मुझे दे रही है दुनिया, उससे 1-2 साल की जो मुझे मोहलत मिल रही है, उसमें आप अपनी बरामदात तो अभी नहीं बढ़ेंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि अपने टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं, और जिन लोगों ने 700 पर टैक्स नहीं दिए हुए, कोई 900 अरब रुपया मिल सकता है। जो एमनेस्टी आई थी, मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी थी, उस पर हमने 1.5% पर माफ कर दिया, चोरी के पैसे की थी। जिसने उससे फायदा नहीं उठाया उससे टैक्स ले ले, तो वो 900 अरब रुपया बनता है। पूरी रिसर्च है, ये 900 अरब रुपए को आप तालीम पर डाल दीजिए। मेरे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अभी आपके सामने आए, मैं एक मिनट में आपको तजवीज दे देता हूँ। जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा लेकर आया कि जी तामीर के शोबे में मकानात बनाए, लोगों को मकान दें। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन का शोबा, बिल्कुल नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें तो मैं आपको मैं कहता हूँ मकानात को आप 2 साल के लिए डेफर कर दें। आप ये करिए, जब हम पाकिस्तान आए थे तो 2-2 कमरे के, 3 कमरे के स्कूल होते थे और 2-2 कमरे की डिस्पेंसरियां होती थी। आम आदमी वहां पर, बच्चे हमारे 2 करोड़ 30 लाख हैं। अगर 2-2 कमरों के मकानात हम बनाने शुरू कर दें, स्कूल, और 2 कमरे की डिस्पेंसरियां, जहाँ एक डॉक्टर बैठा होगा, एक नर्स होगी, एक कंपाउंडर होगा, लोग वहां जाएंगे। तो मुझे चाहिए कि मैंने आपको जो बताया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास से रोजगार दिलाइए। तालीम और सेहत जब आप ये करेंगे तो टीचर्स को वहाँ जॉब मिलेगा। ये डिस्पेंसरियां बनेंगी, जो MBBS डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं। बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी सजेशंस डॉक्टर साहब आपने दी हैं, और यकीनन इन पर अगर अमल दरामद होगा, आप इकोनॉमिस्ट हैं तो यकीनन ये वजन रखती हैं अपने अंदर, तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका PTV न्यूज को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, और अब अपने अगले चंक में जो अब हम आगाज इसका कर रहे हैं, उसमें हम बात करने वाले हैं, जहां पर एक जानिब कोविड-19 का चैलेंज मौजूद है,
दुनिया भर सर जोड़कर बैठी है कि किस तरीके से कोई वैक्सीन, कोई दवाई बना ली जाए। इस हवाले से अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो हैं दिन रात शब रोज मेहनत कर रहे हैं इंसानियत को बचाने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब अयाज हम देख रहे हैं कि अभी भी ऐसे कुछ क्रिमिनल माइंड्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी वक्त से मौके की नजाकत को नहीं समझते और उससे फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसी ही सूरत हाल हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, जहां पर झूठी और जाली खबरों की भरमार हमें नजर आती है। बहुत लोगों के अंदर डिप्रेशन भी इस हवाले से पाया जाता है, एंजाइटी भी पाई जाती है, और इदारे तो यकीनन इससे बदनाम हो ही रहे हैं। इस वक्त इसी हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, पिम्स हॉस्पिटल के हैं जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मिनहाजुल सिराज साहब हमारे साथ मौजूद है। और पिम्स हॉस्पिटल को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब उनके लेटर पैड का इस्तेमाल करते हुए एक गलत खबर को जो है वो फैला दिया गया और गर्दिश करने लग गई। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मिनहाज, आपने पीटीवी न्यूज को वक्त दिया है। सर, ये कैसे वाकया पेश आया, क्या बताएंगे, कहां पर गलती हुई, किस तरह की सूरत हाल पैदा हुई और आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें सोशल मीडिया पे ये कल लेट नाइट जो है वो खबर जो है क्लिप शेयर हुआ है, जिसमें पिम्स का ऑफिशियल मोनोग्राम है और उसके नीचे उर्दू में एक तहरीर है जिसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में दिन ब दिन बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और ये जो कोरोना इस दफा है दिस इज मोर डेंजरस जो एग्जिस्टिंग उससे, और ये भी कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें डेड बॉडीज के ढेर लगना शुरू हो गए हैं। तो बेसिक और आप लोग अपनी एहतियात करें, पिम्स इंतजामिया के कोई जाली सिग्नेचर, तो ये जो ही सोशल मीडिया पे मुझसे शेयर हुआ तो जाहिर है हमें तो मतलब बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन में आ गए कि ये इतना पैनिक क्रिएट करने के लिए जो ये स्टेप लिया गया है इन हालात में कि जब ऑलरेडी कौम हमारी ऑलरेडी कोरोना की मौजूदगी से ही वो पैनिक हुई है, तो उसके मतलब सारे जो है उन चीजों में इजाफा हो जाए, तो हमने इमीडिएटली एक क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू की और हम पीटीवी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है वो सारी हमारी क्लैरिफिकेशन जो है वो ऑन एयर कर दी और हमें भी मौका दिया कि हम जो है सोशल मीडिया पे भी इसको सारा हम कर रहे हैं काउंटर अपनी तरफ से। पिम्स का जो मीडिया सेल है वो इसके ऊपर सारा अपना काम कर रहा है और इसके अलावा ये है कि ये सारे के सारी जो कार्रवाई थी ये हमने डायरेक्टर जनरल FIA को भी जो है दरखास्त दी है कि इसके ऊपर जो साइबर क्राइम विंग है वो इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करे। अच्छा डॉक्टर साहब, असल सिचुएशन क्या है, मैं चाहूंगा जरा ये भी बताइएगा सिचुएशन है क्या? मतलब एक तो वो सिचुएशन है जो आपने बता दी कि जो जाली लेटर पैड पे निकली है, रियल सिचुएशन क्या है, जरा इस प्लेटफॉर्म से बताइएगा हमारे। जी बिल्कुल ऐसा है कि पिम्स में कल भी हमारे पास जो टेस्ट हुए हैं 134 लोग आए थे हमारी फिल्टर क्लिनिक में, ठीक है, जो कि अपने टेस्ट करवाने के लिए जिनको सस्पेक्टेड था कि शायद वो टेस्ट हो, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमारे डॉक्टर्स ने उनका मुआयना करके जिनके टेस्ट करवाने थे वो सारे सैंपलिंग कर ली। जो हमारे पास सीरियस मरीज कोरोना की वजह से बीमारी का शिकार हुए हैं वो हमारे वार्ड में जो दाखिल हैं, इस वक्त 32 पेशेंट हमारे पास 32 लोग दाखिल हैं। हमारी टोटल कैपेसिटी जो है आइसोलेशन की वो 80 बेड्स की है, ठीक है, और जिसमें से हमारे पास जो है मेन आइसोलेशन वार्ड जिसमें 30 बेड हैं उसमें से 10 वेंटिलेटर, उनमें वहाँ पे हमारे 6 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर्स पे हैं। तो बाकी भी ज़ाहिर हमारी टीम्स इन प्लेस हैं, हमारे छुट्टियों का ड्यूटी रोस्टर जो है वो बिल्कुल इशू हो चुका हुआ है, हर लोगों के पास अवेलेबल है। हम खुद सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनकी टीम जो है उसको राउंड द क्लॉक मॉनिटर कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि अस्पताल की वेबसाइट पर या अस्पताल की अपनी बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा जरिया प्रोवाइड किया गया है कि वहां पर आने वाले मरीज भी सूरत हाल को जान सकें कि आज आपके पास कितने मरीज ज़ेरे इलाज हैं या आज के दिन में कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं, इसका भी कोई बंदोबस्त किया है ताकि झूठी खबरें जो हैं वो ज्यादा फैल ना सकें? देखिए उसमें जाहिर हमारा जो पिम्स के अंदर बिल्कुल गेट के साथ एंटर होते ही दाएं हाथ पे हमारा जो फिल्टर क्लिनिक है जिसमें हम कोरोना के मरीजों के लिए उसको हमने अलग किया हुआ है, और वहीं पे जो हमारा इंफॉर्मेशन काउंटर भी वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे ये सारी की सारी जो है चीज़ें डिस्प्ले पे भी हैं और अदरवाइज भी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हमारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद है। और बाकी जो हम लोग हैं इंतजामिया के लोग हैं वो भी राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं। हम जो सोशल मीडिया को भी हम सारा उसको जो है वो काउंटर कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। पिम्स में 2 हफ्ते पहले हमने ये मीडिया सेल बनाया है, हमारी अपनी फेसबुक पेज और जो ट्विटर अकाउंट्स हैं ऑफिशियल वो सारे एक्टिव हो चुके हुए हैं जिसमें हम ऐसी चीजों को जो है वो केयर कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, शायद आपके इल्म में है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन एक चीज हमने ये भी देखी कि पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके हवाले से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिनमें ये कहा गया कि शायद वो डॉक्टर्स के पास जो है वो इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से मुयसर नहीं है या वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो खुद भी इस कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। रियलिटी क्या है इसमें?
देखिए, इसमें जो हमारे पास फिगर इस वक्त है, पिम्स के 27 जो एम्प्लॉइज हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। ठीक। उनमें से एक हमारे एम्प्लॉय जो था ओटी टेक्नीशियन, उसकी डेथ हुई है 2 दिन पहले। इसके अलावा इस वक्त तक अभी हमारे बाकी स्टाफ में से कोई भी सीरियस नहीं है, जिसमें हमारे 4 डॉक्टर साहिबान भी हैं। असल बात यह है कि हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले इसी हवाले से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, वी केयर के नाम से। उसी इनिशिएटिव के अंडर हमने जो है पिम्स के हवाले से हमने जो है हमारे जो सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोफेसर वकार, उनके अंडर एक प्रॉपर कमेटी जो है वो बनाई है, जिसकी काम ही सिर्फ यही है कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो डायरेक्टली कोरोना के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के साथ, उनके जितने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं या जो भी उनकी हिफाजत के तरीक़ेकार हैं, उनकी वो निगरानी कर रहे हैं। हमारे पास पीपीई की कोई कमी इस वक्त नहीं है, जो भी जहाँ पे रिक्वायर्ड है उसके प्रॉपर एसओपीज बन चुके हुए हैं और जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हमारे स्टाफ को राउंड द क्लॉक प्रोवाइड की जा रही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप 27 पॉजिटिव केसेस की बता रहे हैं, जाहिर है अब हम यहाँ पर बैठकर लोगों को बता रहे हैं कि आप जो है वो एहतियात बरतें और आप जो है वो केयर करें, और डॉक्टर्स हो गया, पैरामेडिक स्टाफ हो गया, तो वो तो जाहिर है ज़्यादा अवेयर है इन तमाम चीज़ों से। तो क्या ये जिन लोगों को पॉजिटिव आया है, इनकी ना अहली हुई है, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है वो वहां पे फिक्र नहीं किया या वहां पे जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो नहीं ली, इस वजह से हुआ है, या कि तमाम चीजों के बावजूद भी ये ट्रांसमिट हुआ है उन तक? देखिए, जो तो हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शन हुई है हमारे स्टाफ को, उनमें से हमारी एक लीड डॉक्टर साहिबा थी और उसके अलावा हमारे जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के 3 लोग थे डायलिसिस यूनिट के, और जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का हमारा ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे 7 लोग किसी एक पेशेंट के आने की वजह से इन्फेक्ट हुए। हालांकि ऑपरेशन थिएटर में सारी एहतियाती तदाबीर और इन्फेक्शन कंट्रोल सबसे बेहतर होता है, लेकिन जाहिर कहीं तो वो बैरियर ब्रीच हुआ है। अब हम उसके ऊपर ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं हमारे तकरीबन जो 15 से 20 लोग हैं, वो जनरल पब्लिक के अंदर सर्कुलेट करने से, मतलब वो पेशेंट्स से उनको कोरोना इफेक्ट नहीं हुआ है, वो अपने करीबी रिश्तेदारों से या वहां से कैच करके उसको लेकर आए। डॉक्टर मिनहाजुल सिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और झूठी खबरों के हवाले से भी नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि यकीनन हमें इस वक्त इंसानियत को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ऊपर से पुश नहीं डालना चाहिए। एक ऐसी सूरत हाल है कि इमरजेंसी की सूरत है हर जगह, और ऐसे में कुछ गैर जिम्मेदाराना किरदार, चाहे आपने मजाक में एक खबर को सर्कुलेट कर दिया, वो बहुत लोगों के लिए ज़हनी अजियत का बायस भी बन सकती है। अपनी ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और नाज़रीन इस वक्त हम बात करेंगे जो अमल दरामद किया जा रहा है एसओपीज के ऊपर, सूबाई लेवल के ऊपर, उस पर हम बात करेंगे, सूबों की आपस की कोलैबोरेशन, और जो ईद उल फितर की आमद है, जो ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, उसके असरात किस तरीके से यकीनी बनाया जाएगा एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से। मार्केट्स का रश जो है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अयाज सूरत हाल खराब है और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखी जा रही। इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं उस्मान बसरा साहब है, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। सर बहुत शुक्रिया पीटीवी न्यूज को वक्त देने के लिए। पंजाब भर की ओवरऑल सूरत हाल आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो रिलैक्सेशन की गई है लॉकडाउन में, उसके बाद क्या मामलात को अभी तक आप अंडर कंट्रोल समझते हैं? क्या बताएंगे आप हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पंजाब के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो अटेन की है सलाहियत, हमने जो हासिल की है, पर डे जो हम टेस्ट कर 6000 टेस्ट हमने पर डे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रैंडम टेस्टिंग की बात, तो हम ग्रुप टेस्टिंग कहते हैं, तो उसका हम दायरा का 20,000 लोगों तक भी बढ़ा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी पंजाब की गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये काम किया। दूसरी बात यह है कि जब हम आए और अभी ये कोरोना का फ्रेत आया, तो हमने देखा कि यहाँ पे तो सेहत का कुछ सिरे से निजाम ही मौजूद नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल ऑस्टेंटेशन के मंसूबे आप देख लीजिए, वो हर दूसरी जगह आपको मिलेंगे, लेकिन निजाम सेहत कहीं नहीं था। आप देखिए कि काबिल सख्त अफसोस बात यह है कि 12 करोड़ की आबादी के लिए 750 वेंटिलेटर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी जो हुकूमत है, सरदार उस्मान बुज़दार और उनकी टीम, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले 1 महीने तक आपको जो वेंटिलेटर्स हैं पंजाब के अंदर सिर्फ उनकी तादाद 6000 होगी। अब आप बात करते हैं जो हमने रिलैक्सेशन दी। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की और हमारी गवर्नमेंट की विजडम है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आखिर हमने प्राइम मिनिस्टर ने रिलैक्सेशन का फैसला क्यों किया, क्यों लोगों को लॉकडाउन में ये एक जुज़वी तौर पर सहूलत दी। नंबर 1, देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारी आबादी का 25% जो हिस्सा है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है दिहाड़ीदार तबके से, जो सुबह घर से निकलते हैं और रात को कुछ लेके आते हैं और उनका घर का राशन चलता है, चूल्हा जलता है।
तो अगर हम तो लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, ये तो मसले का हल भी नहीं है। दूसरा यह है कि मुआशी तौर पे हम उन लोगों को बिल्कुल कसम पुर्सी में डाल देंगे। दूसरी बात यह है कि जो गंदम की फसल है, आपको पता है कि हमारी इकॉनमी प्रोडोमिनेंटली ज़राअत के ऊपर इंहसार है हमारा। तो फसल की जो एक गंदम की फसल है बिल्कुल तैयार थी, लेकिन फिर आप खेत मजदूर को इजाजत नहीं देते कि वो खेत में जाए, खेत से जो मंडी तक का सफर है गंदम का वो ना होता, गवर्नमेंट प्रोक्योर ना कर पाती, तो खुदा न खास्ता ये एक बड़ा इंसानी अलमिया बन सकता था आने वाले दिनों के अंदर। तो वो खोला। फिर रमजान में आपको पता है कि अब ईद की आमद है, तो हमने एक टेस्ट केस के तौर पे जुज़वी तौर पे इसको खोला। तमाम SOPs जो हैं उसको ऑब्जर्व कर रही है हुकूमत। आप इसका देखिए कि अभी पिछले दिनों जो हमने इजाजत दी जुज़वी तौर पे मॉल को खोलने की, लेकिन जहां जहां से मीडिया की तवज्जो से हमारे पास शिकायतें पहुंची, लोगों ने बताया, हमने उन मॉल्स को भी सील किया और मार्केट्स को भी बंद किया। अब दोबारा एक SOPs के साथ मार्केट को खोलने की इजाजत दी गई है। उसके पीछे की विजन भी यही है कि देखिए ईद की भी आमद है और एक मुआशी कसम पुर्सी का आलम यह है कि हमारे लोग जो बेचारे दुकानदार हैं, अब देखिए दुकानों पे लोगों को 2-2 महीने के किराए हैं जो उन्होंने अदा करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सर कि मुआशी सरगर्मियों का आगाज कर दिया जाए। अच्छा उस्मान बशर साहब, एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी, ईद की जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो रिवायती तौर पर तो ईद पर लोग जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर, फैमिलीज को लेकर तफरी गाहों में भी जाते थे, पार्क्स में भी जाते थे। अभी भी लोग जब अपने पीछे घरों का रुख करेंगे, छुट्टियां भी होंगी, तो इस चीज को किस तरीके से यकीनी बनाएंगे कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वो लोग इकट्ठे ना हो या पार्क्स में ना जा सके, क्योंकि वहां पर अगर सूरत हाल खराब हो गई तो ये तो बहुत ज्यादा मामला हाथ से निकल जाएगा। इस पे भी बताएगा कि पंजाब गवर्नमेंट क्या फैसला कर रही है। देखिए एक चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जो हमारी इस तरह की पब्लिक गैदरिंग की जगह हैं, जिनको आप सोशल गैदरिंग की जगह कहते हैं, स्पॉट्स हैं, उनको तो अभी हम नहीं खोलेंगे। अभी जो फिलबदी अभी खोला गया है वो उन जरूरियात जिंदगी को जारी रखने वाली जगहों को खोला गया है, जिनके अंदर आपके स्टोर्स हैं जहां से आपने अपनी ईद की खरीदारी करनी है, जहां पे आपके हॉस्पिटल्स हैं, फिर आपकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको SOPs के साथ खोला गया है। लेकिन आपकी बात है, ये बड़ी बजा है कि गवर्नमेंट को किसी तौर पे भी अभी जब तक हमें 1-2 वीक हम इसमें जाएंगे और इसमें जो हमने लॉकडाउन के अंदर जुज़वी नरमी की है उसके हम रिजल्ट देखेंगे कि उसका एक आउटकम क्या आया है, किस तरह से सोसाइटी ने रिएक्ट किया है, लोगों ने SOPs को फॉलो किया है, लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया है, क्या वाकईतन ही हमें मुकम्मल तौर पर ये जो सोशल गैदरिंग की जगह हैं, जैसे पार्क्स हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं। देखिए ये जो ईद है, इस तरह के त्यौहार हैं, ये बड़ी सोशल गैदरिंग से इनको जोड़ा जाता है। लेकिन ये देखना यह है कि अब मुल्क जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है। जब गैर मामूली हालात में हम होते हैं तो हमारे फैसले भी गैर मामूली होते हैं। इंशाल्लाह ताला हम सेहतमंद रहेंगे और रूबा सेहत रहेंगे तो ईदें तो और भी इंशाल्लाह ताला आती रहेंगी। लेकिन अभी ये है कि अगर हम जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि लोगों की सेहत का जरूरी है मामला, मुआशरे के अंदर जो कोरोना है उसके फैलाव को रोकना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए भी हमने पब्लिक प्लेसेस को खोलने की इजाजत नहीं दी है, जैसे शादी हाल को हम नहीं खोल रहे अभी हम जो आपके पार्क्स हैं अभी उनको नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप लेजर कह सकते हैं, उसमें फॉल करती हैं। ये बुनियादी जरूरियात जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें नहीं है। तो अगर एक चीज हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग से गुजार लेंगे और उससे अल्टीमेटली कौम बचेगी, हमारा जो एक बड़े हम अलमी से खुदा न खास्ता ना कहीं हो जाए। अच्छा उस्मान बशर साहब, ये तमाम चीजें ठीक है, बहुत जरूरी थी और हुकूमत का ये इकदाम भी बर वक्त अगर हम इकदाम करें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सारी सिचुएशन खुद भी बता चुके हैं और हम भी ये डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो एक फ्लड आने वाला है ईद के बाद मरीजों का, क्योंकि आप अब जिस तरीके से अब हमने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई उनकी मार्केट्स में जाके, शॉपिंग मॉल में जाके, और ईद के त्यौहार के मौके पर भी हम जितना मर्जी लोगों को समझा लें, लेकिन जो रद्दमल मार्केट्स में हमें नजर आया है उससे हमें अंदाजा हो गया है कि लोग इसे कितनी संजीदगी से ले रहे हैं। क्या हुकूमत उस फ्लड के लिए तैयार है जो ईद के बाद मरीजों की सूरत में इसके पास आने वाला है? देखिए एक बात तो मुझे भी पता है और आपको पता है और हमारे तमाम पाकिस्तान में लोगों को पता है कि इस मुल्क के अंदर 72 साल में वो हुकूमतें रही हैं जिन्होंने कभी तालीम और सेहत उनके मतमा नजर नहीं था। ना हमने तालीम का निजाम को डेवलप किया, ना हमने सेहत का निजाम किसी हुकूमत ने डेवलप किया। यहाँ से सियासी शोबदाबाजी के लिए मंसूबे और जहां से फिर कमीशन बनती थी और उस कमीशन के लिए कमीशन खड़ा कर देना, यहाँ तक तो होता रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो निजाम सेहत है मुतहम्मल नहीं हो सकता, खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ पे इटली जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए, जिस सूरत हाल को भी ब्राजील फेस कर रहा है। देखिए सिर्फ अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी जो कोरोना से जो कैजुअलिटीज हैं, जो डेथ टोल है वो 1 लाख से ऊपर चला गया है और जो मरीज हैं वो लाखों में चले गए। पाकिस्तान का सिस्टम इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेकिन
जो पॉसिबल है गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में वो आपकी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। देखिए आज भी अगर आप देखें तो आपके एक हमसाये में चीन है, यहाँ से कोरोना वायरस का जो है वो आगाज हुआ, यहीं से निकला वुहान से। फिर एक में आपके ईरान है जहां पे पूरी शिद्दत से इसका हमला रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर इन दोनों हमसायगी के बावजूद भी अगर नंबर ऑफ पेशेंट कम है, अगर कैजुअलिटीज जो है वो कम है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो आपकी हुकूमत ने प्रिएम्प्टिव प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं और सक्सेसफुल लिए हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट करने की ये है कि ये दुनिया इस अफरेज से पहली दफा नबर्द आजमा है, ये कभी पहले नहीं आया है, ये पहली दफा है कि दुनिया इसको देख रही है। इसलिए अमेरिका जैसा भी बिल्कुल गैर मामूली हालात हैं जो दुनिया ने इससे पहले नहीं देखे। जी उस्मान बसर साहब, आखिर में ये जरूर फरमाइएगा कि जहां पर दीगर फैसले किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, वहां पर पंजाब के अवाम मेट्रो बस सर्विस खुलने के का भी इंतजार कर रहे हैं। यकीनन आम आदमी को बड़ा फायदा पहुंचता है और लोग कम कीमत में बड़ा सफर कर लेते हैं। इसमें क्या फरमाएंगे, पंजाब हुकूमत ने क्या फैसला किया है मेट्रो बस सर्विस के हवाले से? देखिए जैसे कि अभी हमने जो निजी ट्रांसपोर्ट है उसको खोलने के हवाले से जो फैसला पहले भी किया था कि उसके अंदर हमारे बड़े स्ट्रिक्ट एसओपीज हैं गवर्नमेंट के, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो इंटरसिटी और जो शहर के अंदर की भी बसें हैं और जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको खोलने का फैसला भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। लेकिन पहले हम देखेंगे क्या एसओपीज के ऊपर अमल हो पाता है कि नहीं। देखिए अभी जरूरत यह है कि आप भी इसको अंडरस्टैंड करें कि मुल्क के अंदर जंगी जो है वो बुनियादों के ऊपर चीजें चल रही हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं। अगर आप इसमें बिल्कुल जैसे आप मेट्रो की बात करिए, आम दिनों के अंदर भी अगर आप मेट्रो में सफर आपने कभी किया हो या देखा हो कि खबे से खबा चल रहा होता है, वो बेइंतहा वहाँ पे रश होता है, वहाँ पे एसओपी के ऊपर अमल करवाना, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना, कि जो आपकी बस के अंदर है, यहाँ पे तो मेट्रो में बैठे लोग कम होते हैं, खड़े ज्यादा होते हैं रश की वजह से। तो हम पहले ये देखेंगे, गवर्नमेंट ये गेज करेगी और मेजर करेगी कि कहीं खुदा न खास्ता सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसके असूल को तो जेपरडाइज नहीं कर दिया जाएगा। अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज होगा तो इसको शायद खोला ना जाए। लेकिन ठीक है, अगर इस पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलना, खासतौर पर मेट्रो को खोलना बड़ा मुश्किल होगा। उस्मान बसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तर्जमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त के लिए। और एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट यही हम कहना चाहेंगे, वर्दा की सिचुएशन आज आके फिर बात वही आएगी कि हमारे ऊपर मुनहसर है, हमारी आवाम पे मुनहसर है कि हम इसे कितनी संजीदगी से लेते हैं। खुदारा एहतियात बरतिए। बाजारों के अंदर जो सिचुएशन मैं देख के आया हूँ वर्दा, वो कभी कतई तौर पर जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे लोग इसको संजीदगी से ले रहे हैं। इंतहाई तशवीशनाक है, कोई एसओपीज नहीं है, कोई मास्क नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं और एट द एंड इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सब इसके लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं और कोई खास तबका या एज ग्रुप जो है सिर्फ वो इसका शिकार नहीं हो सकता है। गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली फैसले किए जा रहे हैं और यही गैर मामूली तर्ज अमल के मुतकाजी हैं। हम सबको जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों को इससे बचाए। हम सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम सबको अपना जो है तर्ज अमल इसमें दिखाना होगा। इसी नोट पर नाज़रीन हमारी ट्रांसमिशन का ये चंक जो है इसका वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। इस वक्त वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ और दोबारा से ट्रांसमिशन इसी तरह पीटीवी न्यूज़ पर जारी रहेंगी। आप हमारे साथ रहिए।